अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्ब हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। आज शो का आगाज़ कर रहे हैं पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी शख्सियत मोहतरम जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब की खूबसूरत बातों से। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम जुनैद साहब, बड़ी मेहरबानी जनाब, आपने तारुफ बड़ा अच्छा कराया है। और मैं यहाँ ये भी कहता चलूँ कि आप ये देखें कि इस सियासी जमगठे में सिर्फ काफ लीग ऐसी सियासी जमात है जो साफ सुथरी बची है, वरना एक दूसरे पे इल्ज़ामात की इस कदर बारिश हो रही है जुनैद साहब के सियासत से दिल कट्टा हो गया। बिल्कुल बजा फरमाया। जो सब कहने वाले ये कह रहे हैं ना कि आप इसलिए बचे हुए हैं कि आप ही तो करवा रहे हैं सारा कुछ। अल्लाह के फजल से हम जोड़ने वाले हैं, हम लड़ाने वाले नहीं, हम जोड़ने वाले हैं। मेरे तो दोस्त अहबाब ये भी कहते हैं कि चौधरी साहब ये सियासत का इतना डाउनफॉल आया ही इसलिए है कि आप ढीले पड़ गए हुए हैं। मैं चूँकि पता है आपको कि पिछले दिनों बीमार भी रहा हूँ तो सियासत से ज़रा दूर रहा हूँ, वरना जुनैद साहब अगर अल्लाह ताला सबको सेहत तंदरुस्ती दे, अगर मैं सियासत दूर ना होता तो सियासतदाना की की मजाल सी कि यहो गंद पाते जो आपको इस वक्त सियासत में एक लड़ाई झगड़ा और अजीब सी सूरत हाल नजर आती है। जी जी, सब ने अपनी अपनी भाई तो ये ऐसी सूरत हाल नहीं थी हो सकती अगर अल्लाह के फजल से मैं इन्वॉल्व रहता है सियासत के अंदर। अब तो चो साहब माशाल्लाह आपको मनी लॉन्ड्रिंग और नाजायज असासों के इल्जामात से बाज़ाब्ता तौर पे नैब ने बरी भी कर दिया। देखो जी, मुबारक हो भाई, बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी बहुत बहुत मुबारक हो। कई साहब मैं रह गया मेरे लो में मुबारक हो। चारे तुम्हें दे दे मुबारक यार। मिठाई बनदी कि नहीं जी सर? मिठाई बनदी है, बनदी क्यों नहीं मंगाओ। मिठाई तो तुहानू मंगानी चाहिए है, बल्कि सारे टीवी च वंडनी चाहिए। सर सर तुसी बरी होए माशाल्लाह, तुसी खवा मिठाई। शाबाश, ਅਸੀਂ ਖਵਾਈ ਮਠਿਆਈ ਤੇ ਨੈਬ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਮਠਿਆਈ ਦੇ पैसे कितों आए थे। जुनैद साहब ये हमारी जो नैब है उस मासूम भाई वर्गी है ਜਿਹੜਾ अपनी पानी वाली टैंकी च मच्छियां फड़न वास्ते जाल सुट लेंदे। बात ये है जुनैद साहब के अल्लाह के फजल से पहले दिन से हम ये कह रहे हैं जी कि ये जो इस तरह के हम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं ये तो 20 साल पहले ख़त्म हो गए थे केस। ये गड़ा मुर्दा उखाड़ लिया इन्होंने। गड़े मुर्दे तो याद आया जुनैद साहब, असीं जवान होंदे सन निक्के निक्के ते एक वारी असीं गुजरात एक कब्रस्तान च लंघण डे जी ते जुनैद साहब उत्थे एक हुंदा सी टाली, टाली बड़ा मशहूर शरारती मुंडा सी, बड़ा टाली ओहदा नाम सी जी। ਉਹ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਜੀ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਗੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਮਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 4 ਡਾਂਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਡਾਂਗ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲੱਕ 'ਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟ ਲਾਣ ਲਗਾ। दोबारा मारा तो फिर ऊंची ऊंची कहने लग गए लो जी फरिश्ते आ गए जी, फरिश्ते आ गए। नहीं हथ जोड़ ले तू, ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਸਾਂ, ਅਸਲੇ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। अच्छा चौधरी साहब बात हो रही थी सियासी गड़े मुर्दे उखाड़ने की। तो ये जो है ना जी अपना नैब, इन्होंने 20 साल पुराना केस ऐसे ही सियासी मुर्दा ये उखाड़ा है और कुछ भी नहीं। तो वो अल्लाह के फजल से फिर जज साहब ने उनको कहा कि बंद करो, किहड़े सवाल लाए जी पूछन डे चौधरी साहब को ना हद ही कर दी जुनैद साहब नैब वालिया ने। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪਿਸ਼ੌਰੀ ਚੱਪਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਵਾਈ ਸਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਚੀ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਈ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੱਪੜੇ ਸੀਤੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਵਾ, ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾ ਬਦਲਣਾ। जुनैद साहब इतने मासूम सवाल करते हैं, मैं हैरान हो गया। कहते जी चौधरी साहब रे बैन की ऐनक किहदे कोलों लई जे? मैं कहा पठान कोलों लई है।
ਨਾਲ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸਿਰਫ ਐਨਕ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ। मेरा मतलब अब ये क्यों फजूल टाइम। अच्छा तो ये रेबैन की नहीं है ऐनक? और नहीं जुनैद साहब 28 रुपये की पठान को ले के साथ की। चलो प्लीज ये 28 रुपए की मुझे दे दें अगर आपको मंजूर तू है। अपना पठान ला मेरे पठान पठान अपना बनाते जुनैद साहब। आपने 28 की ली है ना तो मुझे आप 30 की दे दें। ये भी केस है सर। देखो मेरी बात सुने, बात ये है कि अगर आप तंग करने की तरफ आए तो वो बंदा फिर हर एक को तंग कर सकता है। बिल्कुल। तो बात होनी चाहिए खरी और सच्ची जो सामने नजर आ रही है। ये सारी दुनिया जानती है कि अल्लाह के फजल से हमने सिर्फ लोगों की खिदमत की है। आप हमारे दौर के काम उठा के देखें जुनैद साहब, माशाल्लाह तुसी जिक्र भी करते रहते हो, तुसी माशाल्लाह जी शऊर आदमी हो। ये सिर्फ हमारे दौर के काम देख लेना तो ये तो माँ सिवाय शुक्रिया के हमारे साथ कोई बात ही ना करे। ये गोगा एक दिन मुझे बता रहा था कि जितने अवामी काम मैं खुद चौधरी साहब के पास लेके गया हूँ और चौधरी साहब ने आज तक किसी काम से इनकार नहीं किया है। गोगा अपना कौन दस रहे हैं जी? ये गोगा कह रहा था। मैंने कहा था ये हमेशा बेचारा आया तो यही कहन आया कि चौधरी साहब 10 बंदियां दी बिरयानी पैक करा दी। गुड़ वाले चौल चौधरी साहब 2 किलो कड़ाई पैक करा दी। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖਾਬਾ ਸ਼ਾਬਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਬਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ੋਰਲਾ ਹੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ੋਰਲਾ ਹੀ ਪੈਲਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਖਾਓ ਪੀਓ ਤੇ ਜਾਓ। ਇਹ जुनैद साहब ये गोगा इतना तेज आदमी है, एक दिन 3 किलो हलवा कद्दू लेके आया। अच्छा तो कहते चौधरी साहब अपने कुक ਨੂੰ ਦਿਓ ਵਿੱਚ 2 किलो गोश्त पा के पकाए तो फिर इकट्ठे बैठ खाने नहीं चौधरी साहब मैं तो मुस्तहिक लोगों की खिदमत करता हूँ। जिस तरह तुम मुस्तहिक लोगों की खिदमत करते हो ना उल्टी खिदमत कर लो ना। गोश्त तुम ले जाते कद्दू उनसे ले लेते। हाँ वाह रे वाह। ਇਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਦੋਂ जुनैद साहब ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਕਿਚਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੱਕ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਫੈਨ ਵੀ ਨਾ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਿੱਘਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ। जुनैद साहब खाने पीने की तरफ से अल्लाह के फजल से हम नहीं कभी घबराए। दरवाजे हम तो बड़े खुश होते हैं दोस्त है बाबा मगर चलाकी ना करें साढ़े। अच्छा चौधरी साहब अब लॉकडाउन शुरू हो जाना, ईद से आपसे मुलाकात भी नहीं हो सकेगी, लिहाजा हमारी ईदी आज ही हमें दे दें। ईदी तो सबको देनी चाहिए और देता भी हूँ मैं अल्लाह के फजल से, मगर ऐद की गवर्नमेंट ने नवे नोट नहीं छापे इस वास्ते ਤੁਹਾਡੀ ईद मिस हो गई है, अगली ईद ਤੇ ਸਹੀ इंशाअल्लाह। चौधरी साहब पुराने नोट दे दिओ नविਆਂ ਦਾ ਕਿ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਪੁਰਾਣਾ ਨੋਟ ਈਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮਨਹੂਸ ਹੁੰਦਾ है। ईदी जो नए नोटों की दी जाती है उसकी कोई वजह होती है, वो खैर बरकत होती है और उसमें खुशी होती है। चौधरी साहब वापस सियासत की तरफ आते हैं, आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, तमाम ज़िमनी इलेक्शन जो है वो गवर्नमेंट हारती जा रही है और नून लीग जीतती जा रही है। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤਦੀ ਜਾਏ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਬਾਅਦ ਤੰਬਾ ਫੂਕਣਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। जब चिड़िया चुग के खेत ये भी आंदा जी। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚਿੜੀਆਂ ਪਾ ਲਵੋ मेरा मतलब डालने कवे डालने कुछ डालने मुहावरे पूरा करना। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ परिंदा पसंद है अपना अपना पा लो, मगर कहने का मतलब ये है कि ये 2-3 अगर सीटें ले गई है नून लीग तो उससे क्या गवर्नमेंट को फर्क पड़ता है। डस्के की सीट का इन्ना कितना रौला पाया जी डस्के का सिर्फ पीटर इंजन मशहूर होंगे है उतों का सियासतदान की मशहूर होना चाहिए। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਖੁਸ਼ਾਬ ਦਾ ਡੋਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਦਾ MNA ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਡੋਡਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਡੋਡਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਬੰਬ ਚਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਠਾ ਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੀ ਐਵੇਂ 2-3 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪੂਰੀ ਘੁੰਮਦਾ ਪਾਇਆ। नाज़रीन, यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। कमर्शियल अताशी है ना किसी मुल्क में, उससे तो सीधा सीधा एक मार्केटिंग ऑफिसर की तरह पूछा जा सकता है, हर मंथ पूछा जा सकता है कि हजूर वाला जब आप तशरीफ लाए थे तो आप पाकिस्तान से क्या क्या मंगवा रहे थे, बताएं जरा। भाईजान, मैं आज आपसे एक बड़ा सादा सा सीधा सा सवाल पूछता हूँ कि आप लोग कोई कारोबार शुरू करते हैं, कोई कंपनी बनाते हैं और कोई चीज बेचते हैं, मार्केटिंग करते हैं, उसके लिए आप मुलाजिम रखते हैं, बिल्कुल एक मार्केटिंग ऑफिसर रखते हैं। तो पहले आपकी चीज जो है वो माहाना 10,000 की तादाद में बिकती है। जब आप वो मार्केटिंग ऑफिसर रख लेते हैं तो अगले महीने पता चलता है कि वो 10,000 से कम होके 8,000 आ गई है, उससे अगले महीने 7,000, फिर 5,000 आ गई है। बजाय बढ़ने के आपकी मार्केटिंग जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। तो आप उस मार्केटिंग ऑफिसर का क्या करेंगे? उसको बिठा लेंगे एक जगह जी, पे, जी। तो खाना मंगवा लेंगे जी। काका 2 चने ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ अंडा पवा के ले आओ, अच्छा। ਨਾਲ 4 ਨਾਨ ਲੈ ठीक है। ਰੱਖ ਲੈਂਗੇ ਆਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ, अच्छा। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬ੍ਰੇਕ ਚ ਕੜਾਈ ਮੰਗਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਡਾ ਚਣੇ ਖਾਣ ਡੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਰੇੜੀ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੇੜੀ ਲੱਗਦੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। अच्छा भाईजान, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਭੋਤ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਬੈਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡੇ 2-3 ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। तो बोल तेरे साथ क्या सलूक किया? किया जाए। बात ये है, ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, हम पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं। 2 दिन पहले वजीर आज़म इमरान खान ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के जो सफ़ीर हजरात हैं जी, उनसे यह खिताब किया है टेलीफोन पे। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हस्बे हाल की एक बहुत बड़ी व्यूअरशिप जो है वो बैरून मुल्क मुकीम है, तो मुझे अक्सर लोग, बहुत ज़्यादा हमारे व्यूअर्स जो हैं वो अपनी छोटी छोटी शिकायत जो है वो मुझे भेजते रहते हैं और उनमें जो वज़ीर आज़म तक पहुँचाने वाली होती हैं मैं अपना फ़र्ज़ समझ के वज़ीर आज़म साहब तक पहुँचाता भी रहता हूँ। तो कल अब यकीन जाने कि जो वज़ीर आज़म के लहजे में गुस्सा था, एक साफ झिल्लाहट नज़र आ रही थी, वो उसके पीछे एक वजूहात थी बाकायदा, वो बिला वजह नहीं थी। उनके लहजे पे जब उन्होंने पूरी दुनिया में फैले हुए पाकिस्तान के सफीरों की क्लास ली है तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई है। लोगों ने कहा कि जनाब ये हमारे जो सफरा हैं इनकी तज़हीक हुई है। बंदा पूछे कि इन सफरा की उस वक्त तज़हीक दुनिया में नहीं होती जब इन पाकिस्तान के सफारत खानों के बाहर तपती धूप में या कड़कड़ाती सर्दी में फरलांग फरलांग लंबी भर जो लाइनें पाकिस्तानियों की लगी होती हैं छोटे छोटे कामों के लिए, छोटी छोटी अटेस्टेशंस के लिए, मामूली मामूली कामों के लिए, जब उनसे डॉलर्स मांगे जाते हैं, दिरहम मांगे जाते हैं, दिनार रिश्वत के तौर पे मांगे जाते हैं, उस वक्त पाकिस्तान की तज़हीक नहीं होती। उस वक्त पाकिस्तान की तज़हीक नहीं होती जब दीगर मुल्कों के जो सफ़ीर हैं वो ये देखते हैं कि जनाब पाकिस्तान मकरूज़ तरीन मुल्कों में शुमार होता है और यहाँ के सफ़ीर का जो घर है वो अमेरिका के सफीर से भी बड़ा है। यहाँ का पाकिस्तानी जो सफारत खाना है उसके जो अखराजात हैं वो दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों के अखराजात से भी ज्यादा है। उस वक्त हमारी तज़हीक नहीं होती, उस वक्त दुनिया तमाशा नहीं देखती। बिल्कुल ठीक बात है। क्या बातें कर रहे हैं यार हम। बेशुमार ऐसे मुल्क हैं जिनके जो सफारती दफातर हैं वो एक एक कमरे में, मैंने खुद देखा है, सारी जिंदगी हम बाहर जाते रहे हैं, छोटी छोटी जगहों पे छोटे छोटे कमरों में मकानों में बैठे हुए वो लोग अपना काम कर रहे हैं। और हमारे जो बाहर सफ़ीर हजरात हैं वो ज़्यादातर सफ़ीर जहाँ जहाँ पे हमारे बैठे हुए हैं वहाँ पे वाकई इतनी इतनी बड़ी रिहाइशगाहें हैं कि वहाँ के गवर्नर शवर्नर वज़ीर वज़ूर जो और वहाँ के जो अपना है वजीर आला या वजीर आज़म वो उस तरह के ठाठ बाट से नहीं मैं तुम्हें एक दो पहले शायद बता चुका हूँ कि हमारे सफरा हज़रात के लिए फ़ख्र की बात ये नहीं होती कि उन्होंने वहाँ से पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट में कितना इजाफा किया है और क्या पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियल
خدمات انجام دی ہیں, نہ وہاں کے سفیر کو اس بات کی کوئی فکر لاحق ہوتی ہے, نہ کمرشل اتاشی کو فکر لاحق ہوتی ہے, اور نہ یہ جو نواز دور میں یہ آنرری کمرشل اتاشی بنے تھے نہ ان کو ہوتی ہے. بالکل کوئی فکر فاقہ ہی نہیں. فکر. اچھا, میں نے تمہیں پہلے بھی شاید ایک بار بتایا تھا کہ باقاعدہ ایک, میں نام نہیں لے رہا, ایک امیر ملک میں ایک ہمارے سفیر صاحب جو تھے وہ میرے ساتھ اپنے گھر کی طرف رواں تھے. باقاعدہ ہم چہل قدمی کرتے ہوئے جا رہے تھے تو بڑے فخر کے ساتھ بڑی گاڑی انگریزی میں مجھے کہتے ہیں کہ چند سال پہلے میں یہاں آیا تھا تو میں نے یہ دیکھو, یہ جو ماؤنٹین ٹاپ پہ گھر ہے نا, اس کے بارے میں سوچا تھا کہ پاکستان کے سفیر کا گھر یہاں ہونا چاہیے, اور آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے پاکستان کے سفیر کا گھر یعنی میرا گھر یہ وہی ہے جہاں پہ ہم جا رہے ہیں. میں کہہ جی بہت بڑی آپ نے پاکستان کی خدمت سر انجام دی ہے. لوگ شکایات کے انبار لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس بات پہ آپ فخر کر رہے ہیں کہ میرا گھر یہاں پہ سب سے بڑا ہے, سب سے مہنگے علاقے میں. یعنی حکومت پاکستان کو اوسطاً ایک سفیر کی جو تنخواہیں اور الاؤنسز ہیں وہ 15 سے 20 لاکھ روپے ماہانہ میں پڑتی ہیں. دیکھو نا یار, اور کمرشل اتاشی اس کے علاوہ ہیں. میں جو بات کرنے لگا تھا نا وہ یہی میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو ایک بات ہوتی ہے, سفیر تو چلے کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے پاکستان کا نام روشن کر دیا, میں نے فلاں ایشو بڑا یہاں پہ ریز کیا, فلاں نہیں فلاں کیا. جو ایک کمرشل اتاشی ہے نا کسی ملک میں, اس سے تو سیدھا سیدھا ایک مارکیٹنگ آفیسر کی طرح پوچھا جا سکتا ہے, ہر منتھ پوچھا جا سکتا ہے کہ حضور والا جب آپ تشریف لائے تھے تو آپ پاکستان سے کیا کیا منگوا رہے تھے بتائیں ذرا. یعنی وہاں کے لیے امپورٹ ہو گئی اور پاکستان کے لیے ایکسپورٹ ہو گئی, ان کے لیے امپورٹ ہو گئی, وہ کتنی تھی؟ $10 لاکھ تھی جب آپ تشریف لائے, اس کے بعد کتنا اضافہ کیا؟ اور اگر نہیں کیا تو آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ پھر آپ نے جو تنخواہ لی ہے وہ واپس کرے یا واپس دفع ہو جائیں پاکستان. آپ سیدھے لفظوں میں کہا جائے, کیونکہ اگر میں فیکٹری کا مالک ہوں تو میں تو یہی زبان استعمال کروں گا کہ آپ واپس چلے جاؤ, آپ میرا نقصان کر رہے ہو. یہاں پر کسی آج تک کبھی کسی کمرشل اتاشی سے نہیں پوچھا گیا. یہی وجہ ہے کہ ہماری جو براہ راست بیرون ملک سرمایہ کاری ہے اس میں 37% کمی واقع ہوئی ہے, اور پچھلے چند ماہ کے دوران ہندوستان جیسا ملک جو 15% اس نے اضافہ کر لیا ہے. کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کسی سفیر سے. یار ساری زندگی باہر جا کے شوز کرتے رہے ہیں, اور اگر کہیں کسی پروموٹر نے یہ بتایا ہے کہ جی ہمارا آج پاکستان کا امبیسیڈر جو ہے یہاں پہ وہ شو دیکھنے آ رہا ہے, تو بخدا ایک تو وہ آیا اس طرح نوابوں کی طرح ہے, کو گھنٹہ 1.5-2 لیٹ, جیسے وہ پتہ نہیں پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کے بھی بزرگ آ رہے ہیں یہاں پہ. اور وہ اکثر یہ ہوا ہے کہ چلتے ہوئے ڈرامے سے اس نے کہا اچھا بھائی میرے پاس تو اتنا ہی ٹائم تھا, خدا حافظ. تے مینوں شکلاں جڑیاں یاد آندیاں نے وہ اللہ جاندا بغیر دھون تو جڑے آلو پئے ہوندے نے نا جی, اس طرح دے منہ مینوں یاد آ رہے ہیں, اور وہ اس طرح آ کے اور اس طرح چلے جاتے ہیں. اور وہ سارا حال جو بھرا ہوتا ہے پاکستانیوں سے, یا جو آرٹسٹ گئے ہوتے ہیں اپنے ملک کی وہاں پہ سفارتکاری کرنے کے لیے, وہ سب کے اوپر کو سب کو رونتا ہوا واپس چلا جاتا ہے, اور آتا بھی ایسے ہی. کوئی کسی کو خیال نہیں ہے کہ پاکستان کی ہم یہاں پہ سفارتکاری کرنے آئے ہوئے ہیں, ہم پاکستان کی عزت کس طرح بڑھائیں. کس چیز کا ہوتا ہے تمہیں یہ سن کے افسوس ہوگا, ایک انتہائی سینئر سابق سفیر, اکثر ٹی وی پر مبصر کے طور پہ بھی آپ ان کو دیکھتے اور سنتے ہیں, انہوں نے بہت ذمہ داری کے ساتھ بتایا ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ اب عالم یہ ہے کہ ہمارے 60 سے 70% جو سفیر یا سفارتی عملہ ہے وہ جس ملک میں, اچھے ملک میں خدمات سر انجام دینے جاتا ہے نا, وہ واپس ہی نہیں آتا, وہ اسی ملک میں رہ جاتا ہے. اس کے لیے کیا حکومت یہ نہیں کر سکتی کہ ایک بانڈ بھروائے کہ اگر تم وہاں رہ گئے تو تمہاری جتنی یہاں پہ جائیداد ہے وہ ضبط کر لی جائے گی, اور وہاں پہ تمہارے جائیداد خریدنے پر پابندی ہے. وہ جو بندہ یہ نیت لے کے جا رہا ہے کہ میں فلاں ملک میں جا رہا ہوں, میں نے واپس ہی نہیں آنا, تو پاکستان کی خاک خدمت کرے گا. خود واپس آ بھی جائے تو بچے سیٹ کر رہے ہیں. ہاں بچے سیٹ کر رہتے ہیں, وہ ایک ہی بات ہو گئی نا, آنا جانا لگا رہتا ہے. ہر دوسرے سفیر کا یہی حال ہے, ہر دوسرے سفیر کا. بڑا مشکل ہے. اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے جہاں سے آپ نے بات سٹارٹ کی تھی, اس طرح کے بڑی دفعہ ایکشن لیے گئے ہیں مگر پھر پہنچو کھوتی بورڈ تھلے ہی ہوندی, ہوتا کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیں کہ ماضی میں جوں شروع ہوتا ہے, بے نظیر دور سے شروع ہوتا ہے کہ درجنوں کے تعداد سے اور سینکڑوں تک پہنچ گئیں سیاسی تقرریاں.
اس حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا تھا عمران خان, اور اس میں زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب کو جاتا تھا کہ انہوں نے 3 برسوں میں 19-20 کے قریب سفیر لگائے ہیں اور 70-80 کے قریب جو ہے سفارتی عملہ تعینات کی ہے. تو انہوں نے کوئی بھی سیاسی تقرری نہیں کی. تو دس از دا رائٹ ٹائم جہاں پر آپ سخت ڈیسیژن لے سکتے ہیں. یہ جو کل والی 2 دن پہلے والی جو تقریر ہے, اگر اس تقریر پر 50% بھی آپ اس کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں نا, اگر آپ ہر ایک کی جو کمرشل اتاشی جو ہیں سو کالڈ کمرشل اتاشی, ان کی آپ ماہانہ یا سماہی بنیادوں پہ ان کی پرفارمنس ایویلیویٹ ہونا شروع ہو جائے نا, کچا چٹا کھل کے سامنے آ جائے کہ انہوں نے کیا کیا ہے, تو یقین کرو کہ 2 یا 3 یا 4 مہینے کے بعد یہ واپس لاہور, کراچی, پشاور آ کے موبائل ٹھیک کرنے والی دکانیں کھول کے بیٹھ جائیں گے. ان کو کسی اور نے نوکری بھی نہیں دینی. تو اتنے بھی روز کٹ کھان کریں گے کیونکہ موبائل بھی نہیں انہوں نے ٹھیک کرنا. ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ جیلسی ہے, حسد ہے. لوگ اب ہمیں دیکھنا شروع ہو گئے تو یہ جلتے ہیں. او بھائی جی تسی ٹک ٹاک نہ بھی بناؤ, اگر کانے تے چڑھ کے تو کو انجن بھی کرے نا تو پھر بھی لوگ تو آپ کو دیکھیں. لیکن یہ جدید ٹیکنالوجی سے جب سے ہماری آشنائی ہوئی ہے, ہمیں بعض مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا ہے. انہی مشکلات میں سے ایک ٹک ٹاک کلچر ہے. عجیب و غریب قسم کے ٹک ٹاک بن رہے ہیں, نئی طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. کچھ اسی موضوع پر گفتگو کے لیے, کچھ جاننے کے لیے حسب حال کے کٹہرے میں کھڑا ہے ایک ٹک ٹاک سٹار. یہ جس کا منہ اینک میں پھنسا ہوا ہے یہ ہے شٹار. یہ ٹک ٹاک سٹار. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شٹار آپ کس لیے کہہ دیتے ہیں؟ شٹار ہے شان, شٹار ہے ریما, اور جا کے ان سے پوچھو یہ وہ شٹار بننے کے لیے انہوں نے کیا کیا کھجل خرابیاں بھگتی ہیں, کتنی محنت کی ہے, کس طرح کھجل ہوئے ہیں. ایک گھر بیٹھی شٹار کہہ دیں دے یار تسی حد ہو گئی. واقعی یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کی یا میڈیا کی بے انصافی ہے. میرا مطلب ہے ہر ایک کو سٹار کہہ دیتے ہیں. ایک لڑکی گھر سے نکلی ہے, وہ ذرا شوخی ہو کے تھوڑی جی دلیری کے ساتھ بڑھ گئی ہے جی فارن آفس میں. اس نے جا کے جی شاہ محمود قریشی کی کرسی پہ بیٹھ کے بنا لیا ٹک ٹاک. یار اس میں کیا سٹار پونے والی بات ہے؟ بولو. سر یہ جیلسی ہے, حسد ہے. لوگ اب ہمیں دیکھنا شروع ہو گئے تو یہ جلتے ہیں. او بھائی جی تسی ٹک ٹاک نہ بھی بناؤ, اگر کانے تے چڑھ کے تو کو انجن بھی کرے نا تو پھر بھی لوگ تو آپ کو دیکھیں. ٹک ٹاک کیا ہے؟ یہ خود ہی کانے پہ کھڑے ہو کے یوں ہی کر رہے ہوتے. کوئی ان کی سینس ہوتی ہے؟ کسی ان کے کلپ کی کوئی سینس ہے تو مجھے بتاؤ. سر دیکھیں 3 گھنٹے کی فلم ہوتی ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. یہ چند سیکنڈ کا کلپ ہم اپلوڈ کرتے ہیں اور بلینز لائک. سر اور میرے سونیا محدود کر دیا تم لوگوں نے, عوام کی سوچ کو, ویورز کی سوچ کو چند سیکنڈ جتنا کر دیا ہے. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بچوں کو آگے جو ویورز ہیں انہوں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے, وہ بیچارے 15 سیکنڈ سوچ کے تو ختم کر دیتے ہیں. یار بات یہ ہے کہ کوئی اس میں کوئی سینس ہونی چاہیے, اس میں کوئی اگر میسج ہے, کوئی پوزیٹیوٹی ہے تو بسم اللہ بناؤ آپ لوگ. ضرور بناؤ. یعنی بے معنی یعنی قسم کے وہ ویڈیوز بنا کے جن کا نہ کوئی فائدہ ہے, نہ کوئی جن کا کوئی مثبت اثر ہوتا ہے معاشرے پہ. تم جب سے ٹک ٹاک بنا رہے ہو, اگر تم سے یہ پوچھا جائے تم نے اب تک اپنے کسی بھی کلپ میں قوم کو, نئی نسل کو میسج کیا دیا ہے, تو تمہارا کیا جواب ہو؟ سر ڈھیر کرنا, فن, مزے, یہ سب کچھ ہے اس میں. یہ لائف ہے جی, ڈھیر کرنا, فن, اور مزے. اپنے طور تے ہی مزے. تو یہ کون سے فن ہے کسی کے نیچے سے کرسی کھینچ لینا ٹک ٹاک, کوئی فرشتے سے لگ کے گر گیا یہ ٹک ٹاک. ارے بھائی آپ کبھی میرے ساتھ کسی پارک میں جاؤ, دیکھو کیسے دنیا فین یہ ہوتی. خود نہیں گھوما, ادھر سے میرا خیال ہے ہوا آئی. اچھا تمہارا 70-80% جو کانٹینٹ ہے وہ فحش ہوتا ہے, وہ زومانی ہوتا ہے, وہ لغو ہوتا ہے, بکواس ہوتا ہے. لوگ کوئی بھی میرا خیال وہ کلپ جو ہے وہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ شرم آنی چاہیے تمہیں, کیوں نہیں آتی شرم؟ پاجنید اب تو ان کے ٹک ٹاک بنانے والوں کے گروپس بن گئے ہو, اور یہ آپس میں گالی گلوچ کا باقاعدہ مقابلہ کرتے ہیں. فیک مقابلہ. او بھائی یہاں زور دینا پڑتا ہے, گھنٹوں سوچنا پڑتا ہے, تب جا کے پیدا ہوتی ہے کامیڈی. وہ یہاں زور دینا پڑتا ہے, فکرے تے کسے دلائی جاندے تسی ہیں؟ جو تھیٹر کی فوج جھکتے ہیں, جو
डायलॉग मशहूर ड्रामों के पकड़ पकड़ के, जो फिल्मों के मशहूर डायलॉग पकड़ के, गाने पकड़ पकड़ के, अच्छी भली घरों की लड़कियां बच्चियां वो फजूल से गानों पे एक्शन करके छोटा सा टिकटॉक बना के फेंक। और यार खुदा के वास्ते को अपने माँ बाप की, को बहन भाइयों की इज्जत गैरत का ख्याल करो। आपको इतनी एक्टिंग चढ़ी हुई है तो खुल के आप जाके तो किसी एक्टिंग में, किसी ड्रामे में हिस्सा ले लें। एक सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया में भी होता होगा, अखबार नवीसी में भी होता है कि कोई इंसान जो है वो खबर के असूल के लिए मुकाबलेबाजी होती है, रेटिंग के असूल के लिए लोग बाज़ दफ़ा हदें पार कर जाते हैं। लेकिन ये लोग तो रेटिंग के लिए, लाइक्स के लिए, किसी भी हद को पार कर जाने के लिए बेताब होते हैं, ज़िबा कर देते हैं दूसरे को। सिर्फ मशहूर होने का शौक है, ये नहीं सोचते कि यजीद थोड़ा मशहूर है, सारी दुनिया से गालियां खा रहा है। यार मशहूर होना है तो पॉजिटिव रास्ता इस्तेमाल करें। आप ऐसी कोशिश करें मशहूर होने की, इस तरह का कोई रास्ता चुने जिससे आप की इज्जत भी बढ़े। भाई इज्जत बर्बाद करके मशहूर होना जो है ये तो कोई अच्छी बात नहीं। शोहरत और बदनामी में जमीन आसमान का फर्क होता है, इस बात को समझ लो। आई एम सॉरी भाईजान, मुझे गालियां नहीं पड़ती, मुझे लाइक्स मिलते हैं। अगर नहीं तो अपना फोन निकाल के देखें जरा मेरे टिकटॉक्स। दिखावा तेरा टिकटॉक सुल्तान राई दी आवाज दे उत्ते तू अपना टिकटॉक बनाया, तेरी आवाज मिलदी उन्होंने नाल। सुल्तान राई का गंडासा तुमसे तगड़ा था। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ज़ेबा बेगम ने मशवरा दिया कि ये जो लड़का अभी आपका प्रोडक्शन संभाले हुए है वहीद मुराद, आप इसको क्यों नहीं हीरो लेते? हम जो जिक्र करते हैं आजकल हर हफ्ते अपने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जो असातिज़ा हैं, ऐसे अदाकार जिनसे लोग फिर इंस्पायर होके तो बाद में मैदान में आते हैं और काम करते रहे हैं जी। उनमें एक बहुत ही बड़ा नाम जो है वो अदाकारा ज़ेबा साहिबा का है। बिला शुबा हमारी लिविंग लेजेंड हैं ज़ेबा बेगम जी। कुछ ऐसी फिल्में बनती हैं जिससे पैसा तो बहुत आता है, मगर उस फिल्म से जो स्टार मिल जाते हैं मुल्क को या कौम को, वो इतने पारे हो जाते हैं कि वो फिर पैसा शैसा बंदा भूल जाता है। इसी तरह एक 1962 में फजल करीम फजली साहब ने एक फिल्म बनाई थी, चिराग जलता रहा। होए 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 होए, वो सुपरहिट तो हुई, पैसा तो चलो आया ही होगा बहुत जी। मगर उससे जो स्टार मिले आप बड़े हैरान होंगे। उसमें चिराग जलता रहा, कई चिराग जला गए। ओए होए, ज़ेबा बेगम, मोहम्मद अली साहब, ओ हो दीपा बेगम, क्या कह, और इनके साथ कमाल ईरानी साहब। कमाल ईरानी भी बड़े प्यारे आर्टिस्ट हैं, बड़े प्यारे। आज हम जिक्र करेंगे ज़ेबा बेगम का। 60 और 70 की दिहाई में ये माया नाज फनकारा थी ज़ेबा बेगम। 20 साल जी 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 60 और 70 की दिहाई में इनका तूती बोलता था और बड़ी बड़ी हिट फिल्म इन्होंने दी, बड़ी बड़ी कमाल फिल्म इन्होंने दी। बड़ी पुरकशिश और बड़ी बावकार शख्सियत है ज़ेबा बेगम की, और इंतहाई मशहूर कुन अदाकारी से लाखों दिलों पर इन्होंने हुक्मरानी की है। अच्छा, ज़ेबा बेगम की जैसे मैंने बताया पहली फिल्म तो थी ना जी चिराग जलता रहा। जी जी। एक और खास बात इसका इफ्तिताह जो है ना जी इस फिल्म का, वो मोहतरमा फातिमा जना साहिबा ने किया। अच्छा। जी जी जी। और इसमें मोहम्मद अली साहब हीरो नहीं थे, विलन थे। एक आरिफ साहब थे जो बाद में गुम हो गए, कोई और काम करने चले गए होंगे, वो इसमें हीरो थे। अच्छा, मैडम ज़ेबा बेगम जो हैं, इनका एक और एहसान ये है फिल्म इंडस्ट्री पे, एक तो इन्होंने अपना फन जो पेश किया वो बड़ा बाकमाल था। एक और एहसान इनका ये है कि इन्होंने हमें वहीद मुराद जैसा चॉकलेटी हीरो दिया हो। ये वाकया कुछ यूं है कि जो वहीद मुराद साहब के वालिद साहब थे निसार मुराद, उनकी एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनी थी। वो अपना बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर और फिल्म साज थे। तो वहीद मुराद साहब उन दिनों स्टूडेंट थे एमए के, एमए इंग्लिश किया हुआ था वहीद मुराद साहब। वो स्टूडेंट थे एमए के, और उनके वालिद साहब ने उनकी ड्यूटी लगाई कि ये मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिस फिल्म का नाम था जब से देखा है तुम्हें। अच्छा। इस फिल्म की जरा प्रोडक्शन को तुमने देखना है, ये है वो है। अच्छा, हीरो उसमें दर्पण साहब थे। अच्छा। ज़ेबा बेगम के साथ दर्पण साहब हीरो थे। दर्पण साहब बड़े
बिजी थे उस वक्त, वो कोई डेटे वेटे नहीं थे दे रहे और बड़े परेशान थे निसार मुराद साहब, जी। वहीद मुराद साहब के वालिद साहब के ये डेट नहीं दे रहे और ये वो, और कैसे फिल्म बनेगी और किस तरह बाकी लोगों को मैनेज किया जाएगा। तो ज़ेबा बेगम ने मशवरा दिया कि ये जो लड़का अभी आपका प्रोडक्शन संभाले हुए है वहीद मुराद, आप इसको क्यों नहीं हीरो लेते। अब ज़ेबा बेगम चूंकि खुद उस वक्त बड़ी एक पॉपुलर फनकारा थी, बड़ी फनकारा थी, बड़ी अच्छी आर्टिस्ट थी, जी जी, तो पहले तो टाल मटोल की निसार मुराद साहब ने, मगर उन्होंने कन्विंस किया कि मैं आपको कह रही हूँ इसको हीरो रखें। उन्होंने फिल्म में हीरो ले लिया और फिर वहीद मुराद बना। वो वहीद मुराद जिसकी उस वक्त के सारे इंडियन हीरो जो हैं वो फिल्में देखते थे। ये मैं बड़े बावसूख जराए से आपको बता रहा हूँ, मुझे इंडिया के एक बहुत बड़े स्टार ने बताया हुआ है कि उस वक्त वहीद मुराद ऐसा एक हीरो था जिसकी फिल्में इंडिया के हीरोज देखते थे, उसको फॉलो करते थे। क्या बात। ऐसा हेयर स्टाइल पॉपुलर ही नहीं किसी का हुआ, ऐसे कपड़े किसी के पॉपुलर ही नहीं हुए, ऐसा गाना किसी ने पिक्चराइज ही नहीं करवाया जैसा वहीद मुराद साहब। ये वहीद मुराद ज़ेबा बेगम के दिए हुए स्टार। अच्छा, उस फिल्म में नहीं, अगली फिल्म जो बनाई ना जी निसार मुराद साहब की प्रोडक्शन ने, हीरा और पत्थर, उसमें फिर उन्होंने वहीद मुराद साहब को हीरो लिया और सुपर हिट फिल्म। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। जिस फिल्म में दर्पण साहब की डेटें नहीं मिल रही थी उस फिल्म में नहीं, जी दूसरी हीरा और पत्थर जब नई फिल्म उन्होंने शुरू की तो वो वहीद मुराद को लेके, अपने बेटे को लेके निसार मुराद साहब ने बनाई। अच्छा, सो ज़ेबा बेगम का एक ये भी एहसान है फिल्म इंडस्ट्री पे कि एक बेहतरीन हिंदो पाक का चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद ज़ेबा बेगम की दरियाफ्त है। क्या कहने। ये हीरा और पत्थर गोल्डन जुबली हुई, फिर उससे अगली जो फिल्म थी ज़ेबा बेगम और वहीद मुराद की, वो अरमान थी, जिसका गाना बहुत सुपर हिट फिल्म थी, वो भी अकेले ना जाना, अकेले ना जाना, हाय हाय हमें छोड़कर तुम। यार इसका ऑफ का बटन कौन सा है? ये ऑटोमेटिक है, ये खुद ही चलता है और खुद ही बंद होता है। अच्छा, ये पहली पाकिस्तान की उर्दू फिल्म थी जो प्लाटिनम जुबली हुई। जी 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 जी, अरमान। उसके बाद 1969 में 69 में ज़ेबा बेगम की और मोहम्मद अली साहब की शादी हो गई। अच्छा, अक्सर ये देखने में आता था कि जो शादी हो जाती थी ना तो जोड़ा जरा ढिला पड़ जाता था, मगर लोगों ने इस शादी पे ऐसा खुशी का इजहार किया कि मोहम्मद अली और ज़ेबा ने इकट्ठे, इस जोड़ी ने 32 साल काम किया। 32 साल इकट्ठे, और मेरा हाल है 51 फिल्मों में ये हीरो हीरोइन आए हुए, ऐसी जोड़ी हुई है। मोहम्मद अली साहब का जिक्र फिर किसी वक्त करेंगे, आज चुके ज़ेबा बेगम का जिक्र हो रहा है तो 90 फिल्में इन्होंने टोटल की हैं। अच्छा, जी जी, और सुपर हिट फिल्में, ज्यादातर सुपर हिट। आशियाना, कनीज, इंसान और आदमी, दामन और चिंगारी, बड़ी हिट फिल्म थी, बेशुमार इस तरह की फिल्में। और फिर ज़ेबा बेगम का ये भी एक क्रेडिट है, ये वाहिद फनकारा हैं जो फिल्म सेंसर बोर्ड की चेयरमैन भी रही। अल्लाह ताला उनको बड़ी लंबी और सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और आज की हिकमत से भरपूर बात ये कि औरत पानी और मर्द मिट्टी की तरह होता है, दोनों की शादी हो जाती है तो जिंदगी चिकड़ो चिकड़ी हो जाती है। अल्लाह के वास्ते इंतजामिया से बात करो, इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। शो अपनी जगह पे, ये ना हो कि हमें घरों से ही निकलवा दें।